Hello students, welcome to CR International School online study system. In the last topic we have discussed the first method, the value added method of national income, and in this lecture we will doing the precaution regarding value added method. Precaution का मतलब होता है सावधानियां, यानी कि वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकालते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां ध्यान में रखनी पड़ेगी। देखिए, हमें सावधानियां ध्यान में रखनी पड़ती है, क्यों? क्योंकि अगर हमने सावधानियां ध्यान में नहीं रखी तो बेसिकली होगा क्या, हमारी जो नेशनल इनकम होगी उसका ओवर एस्टिमेशन हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी, एक ही चीज़ दो बार जुड़ जाएगी, जिसके कारण हमारी जो नेशनल इनकम होगी उसकी डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो इसलिए बेसिकली हमें करना क्या है, हमें कुछ प्रिकॉशंस, कुछ सावधानियां जिन्हें ध्यान रखना है और फिर जाके हमें अपना वैल्यू एडिशन मेथड करना है। सबसे पहले देखिए, वैल्यू ऑफ सेकंड हैंड, वैल्यू ऑफ सेकंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज या फिर परचेज एंड सेल आर नॉट टू बी कंसीडर, आर नॉट टू बी कंसीडर्ड। इसका मतलब हुआ क्या, जो सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू होती है वो हमें नेशनल इनकम में काउंट नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि नेशनल इनकम में उन गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू उस साल में ऐड हो चुकी होगी जिस साल में हमने उनका प्रोडक्शन किया था। सोच के देखिए, जिस साल हमने उसका प्रोडक्शन किया उस साल ऐड हो चुका होगा, इस साल अगर हमने ऐड किया तो उसकी डबल काउंटिंग हो जाएगी। दैट पर्टिकुलर ईयर में तो वर्ड ऐड हो ही चुका है, इस साल में और हो जाएगा, जिसके कारण नेशनल इनकम की डबल काउंटिंग हो जाएगी और हमारी नेशनल इनकम ओवर एस्टिमेट हो जाएगी। तो इसीलिए हमें जो सेकंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होती है वो ऐड नहीं करनी। सेकंड प्रिकॉशन देखिए, इससे ही रिलेटेड, द कमीशन अर्न्ड, द कमीशन अर्न्ड ऑन द वैल्यू ऑफ सेकंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज, सेकंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज विल बी काउंटेड। इसका मतलब हुआ क्या, जो कमीशन कमाया जाता है, जो कमीशन एजेंट होते हैं सेकंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने और बेचने का काम करते हैं बेसिकली, ठीक है, तो वो जो कमीशन उन्होंने कमाया है, दैट पर्टिकुलर कमीशन उन्होंने कमाया है, दैट विल बी एडेड, दैट विल बी एडेड इन द नेशनल इनकम। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड की है, मेहनत की है, मेहनत से अपना गुड्स एंड सर्विसेज को बेचा है, इसलिए उनकी वैल्यू डेफिनेटली काउंट की जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू तो काउंट नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, सेकंड हैंड गुड्स बेचा 10,000 रुपए का, ठीक है, उसने एक पर्सन ने सेलर एज वेल एज परचेजर से कमीशन चार्ज किया। मान लीजिए सेलर से चार्ज किए 200 रुपीज और परचेजर से चार्ज किए 300 रुपीज, ठीक है। तो जो सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू थी 10,000, इसे तो हम काउंट नहीं करेंगे, दैट विल नॉट बी काउंटेड। लेकिन जो कमीशन कमाया गया है 200 प्लस 300 इज इक्वल टू 500 रुपीज, दिस विल डेफिनेटली काउंटेड। क्यों? क्योंकि ये उसने अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की है, तो इसीलिए इसको हम डेफिनेटली काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, सेकंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू काउंट नहीं होंगे, लेकिन उस पर जो कमीशन कमाया है वो डेफिनेटली काउंट किया जाएगा। आगे देखिए, ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल बी काउंटेड। तो खुद के लिए बनाया गया माल, ठीक है, खुद के लिए बनाया गया गुड्स, उसकी वैल्यू काउंट की जाएगी। जैसे एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने कार बनाई, ठीक है, या एक ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने ट्रक बनाया, या एक बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने बस बनाई और बस को अपने ही एम्प्लॉयज को लाने और ले जाने के लिए यूज कर लिया, तो ऐसे गुड्स की वैल्यू को डेफिनेटली काउंट किया जाएगा। क्योंकि अगर हम खुद यूज नहीं करते तो फिर हम क्या करते, बेसिकली मार्केट में उसे बेचते, मार्केट में उसकी एक वैल्यू लगती, लोग उसे खरीदते और नेशनल इनकम में जाके ऐड होती। तो अगर प्रोडक्शन हुआ है, चाहे वो खुद के लिए किया गया हो या बाहर के लिए किया गया हो, उसकी वैल्यू, उसकी पर्टिकुलर वैल्यू डेफिनेटली काउंट की जाएगी। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स लाइक ट्रक, ट्रैक्टर, ठीक है, बस सर्विसेज, ये सब अगर कोई प्रोड्यूसर बनाता है तो उसकी वैल्यू को हम डेफिनेटली काउंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम खुद यूज नहीं करते तो उसे मार्केट में बेचते तो उससे इनकम जनरेट होती, तो डेफिनेटली वो, अगर हमने खुद यूज कर भी लिया, ठीक है, और अगर हम अपना यूज नहीं करते, मार्केट से लेके आते, तो भी हमें पे करना पड़ता ना मार्केट से एक्वायर करने का। तो इसीलिए अगर खुद के प्रोडक्शन के लिए हमने गुड्स एंड सर्विसेज बनाया है तो उसकी वैल्यू डेफिनेटली काउंट की जाएगी। तो सेल्फ प्रोडक्शन के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज आता है वो डेफिनेटली काउंट की जाएगी। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजप्शन गुड्स, ठीक है, ये तो था
कैपिटल गुड्स। अब देखिए कंजप्शन गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजप्शन गुड्स विल आल्सो काउंटेड, तो एक प्रिकॉशंस हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी सावधानियां हमें नेशनल इनकम निकालते समय ध्यान में रखनी है। तो अगर आपने सेल्फ कंजप्शन गुड्स का उत्पादन किया है, जैसे किसान होते हैं बेसिकली व्हीट, राइस, मेज, ठीक है, दाल वगैरह जो होती हैं, इनका प्रोडक्शन करता है वो खुद यूज कर लेता है। भाई एक किसान ने गेहूं का प्रोडक्शन किया, वो बाहर से तो लाएगा नहीं, उसने मान लीजिए कुछ 100 किलो, 150 किलो, 200 किलो अपने लिए रख लिया, तो क्योंकि उसने अपने लिए रख लिया तो उसकी भी वैल्यू हम काउंट करेंगे। अपने लिए नहीं रखता, मार्केट में जाके बेचता, इनकम जनरेट होती, ठीक है। तो डेफिनेटली तो जो कैपिटल गुड्स होते हैं उनका प्रोडक्शन हुआ वो भी नेशनल इनकम में काउंट होगा, और जो कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं उनका प्रोडक्शन हो वो भी नेशनल इनकम में काउंट होंगी, चाहे उसे हम खुद यूज करें या जाके मार्केट के अंदर बेच दे, ठीक है। आगे देखिए फिफ्थ, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, विल नॉट बी काउंटेड, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स मैंने बताया था लेसन की शुरुआत में ही, स्टार्टिंग में ही, मध्यवर्ती वस्तुएं, ठीक है, मध्यवर्ती वस्तुएं जिन पर प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है बट फिनिश नहीं हुआ, या फिर हमें ऐसी वस्तु जिन्हें रीसेल करनी है, दोस पर्टिकुलर गुड्स विच नीड्स टू बी रीसेल, फर्दर रीसेल हमें करना है, ठीक है। तो डेफिनेटली वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं की जाएगी, क्योंकि उसके अंदर अभी वैल्यू एडिशन होना बाकी है, चाहे वो कमीशन के रूप में हो, जैसे रिटेलर एक होलसेलर से प्रोडक्ट खरीद के लाता है, आके कंज्यूमर को बेचता है, डेफिनेटली, ठीक है, तो उसमें वैल्यू एडिशन करता है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ध्यान रखिएगा, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू विल नॉट बी काउंटेड एट ऑल, उसमें फर्दर प्रोडक्शन होना बाकी है, उसमें वैल्यू एडिशन होना बाकी होता है, इसीलिए उसकी वैल्यू को हम काउंट नहीं करेंगे। 6 देखिए, इम्प्यूटेड रेंट जो होता है ऑफ सेल्फ occupied house is also counted। देखिए जो हम जिस घर में रह रहे हैं, अगर वो हमारा घर है तो हमारी फिक्स्ड एसेट्स मानी जाती है, ठीक है। और जो कमेटियां होती है, ठीक है, जो जिलों में कमेटियां वगैरह लगी होती है, उन कमेटी के पास हर घर की एक इम्प्यूटेड वैल्यू होती है, एक कैलकुलेटेड वैल्यू होती है। तो नेशनल इनकम में जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो उस घर की उस इम्प्यूटेड वैल्यू को ऐड किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, द इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी या सेल्फ ऑक्यूपाइड जो हाउस होता है ना, उसकी रेंटल वैल्यू को भी हम काउंट करते हैं, कमेटी के पास उसकी वैल्यू होती है। अगर हमारा खुद का घर नहीं होता तो हम दूसरे घर में रहते, वहां रेंट पे करते, वो रेंट फिर नेशनल इनकम में ऐड होता। तो इसीलिए हर पर्सन जिसका खुद का घर भी है, उसकी जो एक इम्प्यूटेड रेंटल वैल्यू है कमेटी के पास, रेंटल वैल्यू जो कमेटी के पास है, वो डेफिनेटली नेशनल इनकम में काउंट की जाएगी, ठीक है। आप जिस घर में रह रहे हैं उसकी जो वैल्यू है, रेंटल वैल्यू है, वो नेशनल इनकम में काउंट करेगी, वो कंट्री अपने आप कर देगा, आपसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखिए, सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन इज नॉट काउंटेड। तो खुद के लिए जो हम सर्विस परफॉर्म करते हैं ना, वो हम काउंट नहीं करते। जैसे घरों में गृहिणियां रहती हैं, हाउसवाइफ होती है, ठीक है, वो रसोई का सारा काम करती है, या एक टीचर अपने ही बच्चे को पढ़ाता है, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू होता है उसे हम काउंट नहीं करते, क्योंकि उसकी जो वैल्यू होता है उसका मेजर लगा पाना, उसका मापन लगा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू लगा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो सेल्फ सर्विसेज होती है, खुद के लिए परफॉर्म की गई जो सर्विसेज होती है, उसे हम नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं करते। इसका एक ही रीजन है, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द मार्केट वैल्यू। इनकी मार्केट वैल्यू निकालना, ठीक है, मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना वाज इम्पॉसिबल। सेल्फ सर्विसेज की मार्केट वैल्यू लगा पाना इम्पॉसिबल होता है, इसीलिए इनकी हम नहीं करते, ठीक है। इस एग्जांपल वही है, सर्विसेज ऑफ ए हाउसवाइफ या फिर एक टीचर अपने ही बेटे को पढ़ाता है तो उसकी वैल्यू काउंट नहीं होगी। तो ये 7 प्रिकॉशन आपको ध्यान रखनी है वैल्यू एडेड मेथड में। फर्स्ट क्या थी, सेकंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को, ठीक है, वैल्यू को हम काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर सेकंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज पर कोई कमीशन कमाया गया है तो डेफिनेटली काउंट होगा। ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन, खुद के लिए कोई गुड्स बनाया गया है, ठीक है, बस बनाई गई, ट्रक बनाया गया, ठीक है, कार बनाई गई, उसका यूज हमने खुद कर लिया तो उसकी वैल्यू काउंट होगी, बिकॉज ये अज्यूम किया जाएगा इट इज प्रोड्यूस फॉर द मार्केट, मार्केट के लिए बनाया गया था लेकिन खुद रख लिया तो उसकी वैल्यू काउंट होगी। इसी तरह जो कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं, जो फार्मर्स वगैरह बनाते हैं और खुद के लिए ही रख लेते हैं, जैसे गेहूं, दालें,
राइस चावल वगैरह हो गए तो उनकी वैल्यू भी काउंट की जाएगी। इंटरमीडिएट मध्यवर्ती वस्तुएं जिन पर प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है, फिनिश नहीं हुआ, या कोई वैल्यू एडिशन होना बाकी है, उसे भी हम काउंट नहीं करेंगे। इंपोर्टेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी काउंट होगा, ठीक है, और सर्विस फॉर सेल्फ कंजप्शन वो काउंट नहीं होगा। स्टूडेंट्स देखिए, अभी मैंने आपको बताया प्रिकॉशन, ठीक है, सावधानियां हमें रखनी है नेशनल इनकम निकालते समय ताकि डबल काउंटिंग नहीं हो। अगर आपने उन सावधानियों को, अगर आपने उन प्रिकॉशंस को ध्यान में नहीं रखा, ठीक है, उन सावधानियों को ध्यान में नहीं रखा, तो बेसिकली होगा क्या, आपकी नेशनल इनकम ओवर एस्टिमेट हो जाएगी, डबल काउंटिंग हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा था इंटरमीडिएट गुड्स को हमें काउंट नहीं करना, आपने इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू भी जोड़ दी और साथ ही साथ फाइनल गुड्स की वैल्यू भी जोड़ दी। भाई मान लो 400 का किसी ने खरीदा और 600 का उसे बेच दिया और आपने टोटल ले लिया 1000, कितना ले लिया टोटल 1000, तो ये ओवर एस्टिमेटेड हो जाएगा क्योंकि इस इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू काउंट नहीं होनी थी, ओनली ये 600 काउंट होना था। नेशनल इनकम में 600 प्लस होना था, जबकि हमने कर दिया कितना गलती से 1000, क्यों, इंटरमीडिएट गुड्स के कारण। तो अगर आपने इन प्रिकॉशंस को ध्यान में नहीं रखा तो आपकी जो नेशनल इनकम होगी वो ओवर एस्टिमेटेड हो जाएगी और प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हमारे सामने आ जाएगी। डबल काउंटिंग यानी कि हमने एक पर्टिकुलर चीज को 2 बार काउंट कर दिया, ठीक है, हमने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, ये वैल्यू को 2 बार डबल टाइम्स काउंट हमने कर दिया, तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी और नेशनल इनकम का गलत एस्टिमेशन हमारे सामने लग जाएगा। तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है कि नेशनल इनकम निकालते समय हमें वो जो प्रिकॉशंस बताई गई थी, सावधानियां बताई गई थी, उनका पूरी तरह से ध्यान और ख्याल रखना है ताकि हमारी नेशनल इनकम डबल काउंट ना हो और हमारी नेशनल इनकम एकदम सही आ जाए, ठीक है। तो जब आप इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स की पहचानना शुरू कर दोगे, उनकी वैल्यू पता लगाना शुरू कर दोगे, तो आप डबल काउंटिंग नहीं करोगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं इंटरमीडिएट गुड्स क्या है या फाइनल गुड्स क्या है, तो फिर आप नेशनल इनकम का गलत एस्टिमेशन कर बैठोगे, ओवर एस्टिमेशन, डबल काउंटिंग आपकी हो जाएगी और नेशनल इनकम आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखिए, बुक में दे रखा है एक एग्जाम्पल, उसे लेके देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हमने पहले भी लिया था। मान लीजिए सपोज एक फार्मर है, ठीक है, एक फार्मर है, उसने 400 रुपीज की वीट सेल कर दिए, ठीक है, 400 रुपीज के वीट सेल कर दिए एक फ्लोर मिल को। मान लेते हैं इसने इसके ऊपर कल्टीवेशन के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, जीरो, कुछ भी रुपया खर्च नहीं किया, ठीक है, जीरो हम मान लेते हैं 2 मिनट के लिए। तो इसने क्या किया, 400 रुपए फ्लोर मिल्स को बेच दिए, ठीक है, आटे की चक्की वाले को बेच दिए। तो हम मानेंगे क्या, ये 400 इसका क्या है, फाइनल गुड्स है, ये तो अपने लिए फाइनल गुड्स ही मान के चलेगा, ठीक है, ये तो अपने लिए फाइनल गुड्स ही मार के चलेगा। अब देखिए, अब बारी आएगी फ्लोर मिल्स की, फ्लोर मिल्स की। भाई फ्लोर मिल्स वाले ने उसे खरीदा कितने में था, 400 में, 400 में खरीदा और बेच कितने में दिया होगा, मान लीजिए 600 रुपए में बेच दिया, ठीक है, 400 में खरीदा और कितने बेच दिया, 600 रुपए में बेच दिया, ठीक है। तो भाई उसने 400 में जो खरीदा वो उसके लिए कौन सी वैल्यू है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू है, ये 400 इसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू है, ठीक है, और 600 इसके लिए फाइनल गुड्स है। इसने वैल्यू एडिशन कितना किया ऑन टोटल, वैल्यू एडिशन तो केवल 200 का है। वैल्यू एडिशन पता है ना आपको कैसे निकाला जाता है, वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला था आउटपुट माइनस इनपुट, ठीक है। तो उसने बेचा 600 में है, खरीदा 400 में था, 200 उसका वैल्यू एडिशन माना गया। इसके बाद मान लीजिए, ठीक है, अगले एंटरप्राइज ने यानी फ्लोर मिल्स, आटे की चक्की के बाद कौन आता है, बेकर। तो सपोज बेकर आया, बेकर ने उसे 600 में खरीदा और कितने में बेच दिया, 800 में उसे सेल कर दी, 800 में उसे सेल कर दी, ठीक है। तो इसका वैल्यू एडिशन कितना हुआ, ओनली 200। थर्ड देखिए, थर्ड के बाद फोर्थ की बारी आती है, ठीक है, बेकर के बाद रिटेलर की बारी आएगी, ठीक है, रिटेलर की बारी। रिटेलर ने खरीदा, परचेज कितने में किया, 800 में, और सपोज मान लीजिए बेच कितने में दिया, 900 रुपए में बेच दिया और वैल्यू एडिशन कितना किया, 100 रुपीज का। अब देखिए स्टूडेंट्स गलती कहां करेंगे, अब स्टूडेंट्स सोचेंगे भाई 400 का किसने बेचा, फार्मर ने, ये इसके लिए फाइनल गुड्स। फ्लोर मिल्स किसने बेचा, 600 ने, ये इसके लिए फाइनल गुड्स। इसने भी कितने में बेचा, बेसिकली 800 में, यहाँ 800 लिखता हूँ और यहाँ 600 लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ 900 और यहाँ 800। तो बेसिकली अगर हम इन सबको फाइनल गुड्स मान के चले तो टोटल कितना हो गया, बेसिकली 20
700 हो गया। ठीक है, तो इसे अगर आप कहोगे कि ये फाइनल वैल्यू है 2700, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेशनल इनकम में हम केवल वैल्यू एडिशन देखते हैं। 400 वैल्यू एडिशन कितनी थी फार्मर की, इसने बेचा तो 600 में है लेकिन इसने 400 में खरीद लिया था, और 400 ये वाली वैल्यू है ऑलरेडी, 400 ये वाली वैल्यू है, तो इस 400 को तो हम काउंट करेंगे ही नहीं, केवल किसको काउंट करेंगे 200 को, तो इस 200 को आपको काउंट करना चाहिए। इसके लिए देखिए 600 में इसने खरीदा, 800 में बेचता, तो जो इसने खरीदा इंटरमीडिएट गुड्स, ये सारी वैल्यू इन लोगों के लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। ये जो 3 वैल्यू मैंने आपको बताई जो इन्होंने परचेस की है किसी और पर्टिकुलर प्रोड्यूसर से, ये इनके लिए इंटरमीडिएट गुड्स। कौन सा है, इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती वस्तुएं इनके लिए। ठीक है, मध्यवर्ती वस्तुएं, और जबकि हम इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट करते ही नहीं है, फाइनल गुड्स को ओनली काउंट करते हैं, तो इनको अगर हम काउंट ना करें तो ये इसका हो जाएगा। ठीक है, फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स में से इंटरमीडिएट गुड्स आप माइनस कर दो, वैल्यू एडिशन आपका आ जाएगा जो कि ये है। तो आपकी जो नेशनल इनकम है वो 900 होनी चाहिए, ना कि 2700। ठीक है, इस 2700 में जो ये वाली वैल्यू है, ठीक है 1800, ये कौन सी वैल्यू है, इंटरमीडिएट गुड्स की, तो ये हो गया आपके फाइनल गुड्स, ये हो गए आपके इंटरमीडिएट गुड्स इज इक्वल टू वैल्यू एडिशन होता है 2700 में से 1800 गए, कितने बचे आपके 900, तो आपका वैल्यू एडिशन कितना हुआ है, ओनली 900 हुआ है। इस तरह से आपको देखना है, प्रॉब्लम डबल काउंटिंग को अवॉइड करना है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इन वाली वैल्यू को काउंट नहीं करना, फाइनल गुड्स लेना है, इनमें से इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू माइनस कर दो, आपके पास वैल्यू एड मेथड आ जाएगा। स्टूडेंट्स देखिए 2 वेज टू अवॉइड द डबल काउंटिंग। ठीक है, डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के हमारे पास 2 मेथड हैं। ठीक है, पहला है फाइनल आउटपुट मेथड। देखिए फाइनल आउटपुट मेथड में आपको करना क्या है, केवल जो फाइनल गुड्स था जो कंज्यूमर के पास पहुंचा, बीच में सब कुछ सारे इंटरप्राइज को हटा दीजिए, फार्मर को निकाल दीजिए, बेकर को निकाल दीजिए, फ्लोर मिल्स को निकाल दीजिए, कस्टमर को काउंट कीजिए। कस्टमर के पास जो वैल्यू पहुंची है केवल उस मेथड को ही यूज किया जाए, केवल उस वैल्यू को लिया जाए। अभी मैंने एग्जांपल लिया, फार्मर के पास कितने का था 400 का, ठीक है, उसके बाद आया फ्लोर मिल्स 600 का, ठीक है, इसके बाद आया बेकर 800 का, ठीक है, रिटेलर ने कितने का बेचा 900 का। अब सोच के देखिए, रिटेलर एक ऐसा पर्सन होता है जिसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किससे होता है, कंज्यूमर से, यानी कंज्यूमर को वो गुड्स कितने रुपए का मिला, 900 रुपए का। कंज्यूमर को वो गुड्स कितने का मिला, 900 का। तो फाइनल आउटपुट मेथड के दौरान आपको केवल वो वैल्यू काउंट करनी है जो किसके पास पहुंची, कंज्यूमर के पास पहुंची। कंज्यूमर के पास 900 रुपए पहुंचे, 900 इज द फाइनल गुड्स, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स 900 रुपए होंगे आपके कहां पर, ठीक है, नेशनल इनकम में ऐड, नेशनल इनकम में आपके 900 रुपीज ऐड होंगे जो कंज्यूमर के पास पहुंचा। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को काउंट करना ही नहीं है, जो फाइनल गुड्स की वैल्यू आपकी कंज्यूमर के पास पहुंची केवल उसे ही काउंट करना है, इंटरमीडिएट गुड्स को निकाल दीजिए। ठीक है, जो बीच में लोग आए, जो बेसिकली मीडिएटर्स आए, फार्मर आया, बेकर आया, फ्लोर मिल्स आया, रिटेलर, सबको निकाल दो। कंज्यूमर के पास जो गुड्स पहुंचा है ना, फाइनल वैल्यू जो कंज्यूमर को मिली है उसकी, ठीक है, उसे आप काउंट करना है। फाइनल गुड्स कौन से गुड्स होते थे, ठीक है, विच आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। तो जब वो गेहूं 400 रुपए का गेहूं 900 रुपए के ब्रेड या फिर कॉस्ट में जब कन्वर्ट हो गए और जो प्रोड्यूसर की कंज्यूमर के पास पहुंचे, केवल वही वैल्यू आपको काउंट करनी है, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स, विच आर आउट ऑफ बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, इन विच नो वैल्यू हैज टू बी एडेड, कोई वैल्यू इनमें ऐड नहीं होनी। वो आपके कौन से गुड्स होते थे, फाइनल गुड्स। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग, द फाइनल आउटपुट मेथड के अकॉर्डिंग आपको केवल वो वैल्यू काउंट करनी है जो फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंची है, ठीक है, केवल वही वैल्यू लेनी है और कोई सी वैल्यू आपको नहीं लेनी, फाइनल आउटपुट मेथड। ठीक है, तो ये होता है आपका फाइनल आउटपुट मेथड। इंटरमीडिएट गुड्स आपको पता ही है, नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स, उसमें वैल्यू एडिशन होना बाकी है। तो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हम कंप्लीटली इग्नोर करें और केवल फाइनल गुड्स की वैल्यू को हम काउंट करें तो नेट आउटपुट मेथड आ जाएगा। सेकंड देखिए, वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एड मेथड अभी इससे पहले जो एग्जांपल लिया उसमें भी मैंने बताया, वहां भी जब मैंने वैल्यू एडिशन लिखा था तो वो 900 आया था, अगर आपको ध्यान हो तो इस मेथड के अकॉर्डिंग, वैल्यू एडेड मेथड के अकॉर्डिंग हम केवल वैल्यू एडिशन काउंट करें। वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, इसका फॉर्मूला वैल्यू एडिशन का, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, तो इसके दौरान हम केवल वैल्यू एडेड काउंट करेंगे। फार्मर का ध्यान दीजिए, 400 का खरीदा था,
कॉस्ट थी 0, ठीक है। इसके बाद आई था कौन, फ्लोर मिल्स, 600 का खरीदा था, सॉरी 600 का बेचा था, 400 का खरीदा था, वैल्यू एडिशन कितनी थी 200। तो अगर फार्मर ने 400 का बेचा था और उसने 1 रुपया भी नहीं लगाया, हमने सपोज करके चला था भाई उसने 1 रुपया भी नहीं लगाया, कॉस्ट उसकी 0 आई, उसने 400 का ही बेच दिया। तो फार्मर ने जब, देखिए ये था उसका आउटपुट, उसने बेचा था 400 रुपए में, मैंने माना कि कॉस्ट उसकी है 0, कॉस्ट उसकी कितनी है 0, तो ये हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। तो उसके द्वारा वैल्यू एडिशन कितना हुआ, ये फॉर्मूला देख लीजिएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अगर मैं फ्लोर मिल की बात करूं तो फ्लोर मिल ने 400 में खरीदा था जो कि उसके लिए क्या है इंटरमीडिएट कंजप्शन, और 600 में बेचा था जो उसके लिए क्या है आउटपुट, आउटपुट माइनस इनपुट इज इक्वल टू वैल्यू एडिशन। इसके बाद बात कीजिए बेकर की। बेकर ने 600 का खरीदा था किससे, फ्लोर मिल से, और बेचा कितना का था 800 का, कितने का वैल्यू एडिशन किया 200 का। इसके बाद बात कीजिए रिटेलर की, 900 का उसने बेचा था और 800 का खरीदा था किससे, बेकर से, 100 का वैल्यू एडिशन किया। तो इस वैल्यू एडिड मेथड में हम क्या करेंगे, केवल वैल्यू एडिशन काउंट करेंगे, वैल्यू एडिशन यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। फार्मर की वैल्यू एडिशन थी 400 क्योंकि उसकी कॉस्ट थी 0, फ्लोर मिल की वैल्यू एडिशन थी 200, कॉस्ट थी 400, आउटपुट था 600। बेकर ने 600 में खरीदा था, 800 में बेचा था, 200 का वैल्यू एडिशन किया, और रिटेलर में 900 में बेचकर 800 में खरीदा था, 100 का वैल्यू एडिशन, 400 200 200 टोटल हो गई 900, ठीक है। तो चाहे आप वैल्यू एडिड मेथड देख लेना या फाइनल आउटपुट मेथड देख लेना, नेशनल इनकम आपकी सेम आएगी। यहाँ देखिए फाइनल कंज्यूमर को कितने रुपए मिला था 900 में, वही उसकी वैल्यू एडिड थी, ठीक है। यहाँ देखिए हमने हर एंटरप्राइज का, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सब एंटरप्राइज की वैल्यू एडिशन देखी, 900 आई। तो इस तरह से हम डबल काउंटिंग की एरर को रिमूव कर सकते हैं। थैंक यू।